हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम सीटेट 2012 जनवरी में आया हुआ जो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। मतलब जो उसे होमवर्क मिलता है वो टाइम पर जमा नहीं कराता है शिक्षिका को। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो तीसरा है ऑप्शन, उसमें कह क्या रहा है कि बच्चा जो दत्त कार्य टाइम पर जमा नहीं कर रहा है तो उसके क्या करेंगे, हम कारण जानने का प्रयास करेंगे, अनियमितता के कारण का पता लगाएंगे और उसको दूर करने के लिए उसे हम परामर्श देंगे। तो सबसे सही सटीक आंसर है ऑप्शन 3। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन हो जाता है तीसरा। पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विकल्प हमें लगाना चाहिए, क्योंकि विकल्प जो है सभी सही हैं, लेकिन जो 100% सही है, जो हमें करना चाहिए, वो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वही हमें चूज़ करना होता है। अगला है हमारा, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो ऑप्शन बी में क्या है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ होगा जिसे गीले कपड़े में लपेट दिया जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है पके हुए चावल। तो क्या पके हुए चावल को आप गीले कपड़े में लपेटते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या प्याज और लहसुन को आप लपेटते हैं? ये भी गलत है। तीसरा है हरा धनिया, इसको हम गीले कपड़ों में लपेट सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चौथे की अगर बात करें काजू बर्फ़ी, तो ये भी गलत होगा, इसको भी गीले कपड़ों में नहीं लपेटते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा तीसरा, हरा धनिया। अगला है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। पहला है, पेन की नोक टिप जो होती है और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा है कौन सा गलत है। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। हमारे जूतों और ज़मीन के घर्षण से ही हम चल पाते हैं ज़मीन पर। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ही हमेशा हमारे पास वापस आती है। तो ये बिल्कुल गलत है। यही ऑप्शन हमें चूज़ करना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो घर्षण प्रकरण के लिए समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर पर जब कोई वस्तु हम फेंकते हैं ऊपर की ओर तो वो किसकी वजह से नीचे आती है? वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आती है, ना कि घर्षण के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ चौथा ऑप्शन दिया है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं। तो ये भी घर्षण के कारण ही रुकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा,
यही तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। क्या देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर क्या हो रही है, तैर रही है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टील जो होता है वो पानी की तुलना में हल्का है, भारी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाले बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि आप सिद्धांत पढ़े होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि स्टील की कटोरी उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। तो स्टील की कटोरी को जब पानी में हम डालते हैं तो पानी जो है स्टील पर जो है लगाती है और वो बल जो है ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो पानी के ऊपर ही रहती है और वो बल जो है उस कटोरी भार से क्या है, कम है, उस कटोरी के भार से ज़्यादा है बल, इसी वजह से कटोरी ऊपर ही रह जाती है और वो तैरती है पानी में, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल जो है बहुत कम है और लोहे का भार जो है ज़्यादा है, उसके बल से ज़्यादा है उसका भार, इसी वजह से वो पानी में क्या होता है, डूब जाता है। यहाँ पर लिखा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, तो इसी वजह से वो डूब जाता है। तो ये ऑप्शन दूसरा जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। पांचवा है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? कौन से प्रकरण के लिए? वायु प्रदूषण प्रकरण के लिए। पहला है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो उत्तर लिखवाने का मतलब हो गया एक प्रकार से उसको रटवाना हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन एक गलत होगा। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों की सारणीकृत करें। चौथा है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो पर्यावरण में ये कभी नहीं बच्चों से कहा जाता है कि इस शब्दावली को आप रटिए, परिभाषा को रटिए। तो यहाँ पर 4 भी गलत होगा और पहला तो हम पहले ही बता दिए थे गलत है। तो या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा सही होगा। तो यहाँ दूसरा और तीसरा में तीसरा जो है सबसे सही है दोनों में। यहाँ पर दूसरे में दिया है कि वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो वृत्त चित्र दिखाकर हम वायु प्रदूषण की संकल्पना को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा सकते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थी स्वयं करके अगर देखेंगे तो वो वायु प्रदूषण के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो भी है ये प्राथमिक
शिक्षा के उच्च स्तर की शिक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर एक गलती आप लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है पर्यावरण में वो ज़्यादातर जो है प्राथमिक बच्चों के लिए ही होता है। तो प्राथमिक बच्चों के लिए अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए यह करना आसान नहीं होगा कि वायु के नमूने इकट्ठा करना, फिर उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करना, उसका निष्कर्ष निकालना। तो ये उच्च स्तरीय शिक्षा में ऐसा होता है। तो यहाँ पर पहला तो बिल्कुल गलत था और चौथा भी गलत था। तो इस तरह तीसरा भी जो है उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब प्रयोग करके तो देख सकते हैं सही है, मगर ये उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए सही है। तो इस तरह ऑप्शन तीसरा भी गलत होगा। ऑप्शन 2 सही होगा कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखाना, क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चे क्या होते हैं, चित्र को देखकर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा, इसको सही कर लीजिए। अगला है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है होगा? अगर पहला ऑप्शन जो है हमारा है आक्रामक व्यवहार, तो बच्चा जब आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करेगा तब वो शिक्षिका पहचान कर सकती है कि बच्चा जो है तनावग्रस्त है। जब बच्चे तनावग्रस्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, आक्रामक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो ऐसा इसी स्थिति में होता है कि बच्चा जब तनावग्रस्त होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तनाव की स्थिति में वो आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं बच्चे। अगला है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन लिखा है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो जो अभिभावक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होता है, PTM बोलते हैं, उसके द्वारा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को, अगर बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो उसको पुनर्बलन दिया जाता है, अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तब भी उन्हें शाबाशी देना, उन्हें मतलब प्रेरणा देना, प्रेरित करना कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और सुधार के लिए बच्चों को योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत की नियमित रूप से जांच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो किस प्रकार ये जो है व्यक्तिगत रूप से सहयोग दे सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा? तो इसमें ऑप्शन दूसरा जो है सही लग रहा है, क्योंकि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब अपने व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, तभी भीड़ भाड़ जो है वाहनों की संख्या में कमी आ सकती है सड़कों पर, और कुछ हद तक प्रदूषण भी कम होगा। तो यहाँ सही है, और तीनों ऑप्शन में सही नहीं लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, वायु हर जगह है,
प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इतने वो प्रश्न पूछ रही है। वायु हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय, तो वो बच्चों में कौन सा कौशल का विकास कर रही है? वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल। तो यहाँ पर वर्गीकरण की बात तो नहीं की गई है, ये कि केवल वायु के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। यहाँ पर संवेगात्मक भी नहीं है, यहाँ पर अवलोकन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, चिंतन कौशल। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो चिंतन से संबंधित है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो ऐसा प्रश्न पूछ के वो शिक्षार्थियों में चिंतन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह धोना फिर काटना। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, तो ये बिल्कुल गलत है। कभी भी सब्जी को काट कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं, बह जाते हैं। इस वजह से कभी भी हमें काट कर सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, पहले अच्छी तरह धो लें फिर काटें। तो ये ऑप्शन अगर पहले की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, हमें और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, तो ये भी गलत है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों के गहरे तलते हुए पकाना, तो तल के पकाना, ये भी पौष्टिक तत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं ज़्यादा तलने से, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती हैं। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो पहला क्या है, कौन सा वो प्रकरण पढ़ा रही हैं? वायु से संबंधित, और वो क्या बताना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वो जगह घेरती हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि खाली बाल्टी बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें। खाली उल्टा बीकर जो है पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। तो क्या होता है अगर हम नीचे धकेलते हैं? तो जब भी हम खाली बाल्टी को ऊपर पानी के ऊपर रखते हैं और नीचे की ओर धकेलते हैं तो क्या होता है, वायु के बुलबुले जो है वो धीरे धीरे किनारे से बाहर आते हुए नज़र आते हैं और पानी क्या होता है, धीरे धीरे बीकर में अंदर जाने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर जो वायु था वो धीरे धीरे निकल गया और उसकी जगह क्या ले लिया, पानी। तो इससे क्या पता चलता है कि वायु जो होती है जगह घेरती है, क्योंकि वायु जब उसके अंदर जो बाल्टी के अंदर वायु था वो धीरे धीरे निकल गया और धीरे धीरे पानी उसकी जगह पर आ गया। तो इससे पता चलता है कि वायु जो है जगह घेरता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, तो बस यहाँ पर खींचने की बात हुई है, इससे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन की बात करें तो गुब्बारे में हवा भरना, गुब्बारे में हवा भरेंगे तो इससे भी नहीं पता चलेगा कि इसमें जो है वायु जो है जगह घेर रहा है या नहीं घेर रहा है, या उसमें भार है या नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें। अगर 2 गुब्बारों को एक छड़ से उसके दोनों सिरों पर हम बांधते हैं
और साम्यावस्था में लाएं, मतलब दोनों गुब्बारों में हम हवा जो है बराबर मात्रा में डालते हैं और उसे साम्यावस्था में लाते हैं। तब क्या करते हैं, एक गुब्बारे को अगर हम फोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूसरी तरफ जो वायु होता है वो नीचे चला, उसका जो दूसरा सिरा है वो ऊपर उठ जाता है और जिस ओर गुब्बारा रहता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि वायु में क्या है, भार है। तो यहाँ से क्या पता चला कि वायु में भार होता है, और पहले ऑप्शन से पता चला कि वायु जो है जगह घेरती है। तो इस तरह ऑप्शन ए और डी व्याख्या कर रही है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। यही दो ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका को कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा कि कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, इसी वजह से विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाते हैं। अगर उनका तरीका प्रभावी होता तो वो आसानी से समझ जाते अंतर। अगला है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रक्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? किसका मिश्रण है? रेत और नमक का। पहला है निस्यंदन, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। दूसरा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, फिर वाष्पन। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है अवसादन, अवसादन फिर, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। तो 73 का क्या होगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है 74, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। पानी को रंग रहित करने, हल्के निलंबित अपव्ययों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा कि हल्के निलंबित अपव्ययों को, अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए उसमें फिटकरी डालती हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो। किससे भरपूर हो? प्रोटीन नहीं, वसा हो सकता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर हो, क्योंकि प्रोटीन से मांसपेशियों का निर्माण होता है, बॉडी बनती है। कार्बोहाइड्रेट से केवल ऊर्जा मिलती है, लेकिन मांसपेशियाँ किससे बनती हैं? प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेने से बनती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, पहला। अगला है श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना जो है सबसे प्रभावी होगी? विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना।
ये गलत तरीका है कि इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। लिखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पहले समझना होता है। तीसरा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना। चौथा है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन की बात करें हम कि अगर जीवों का प्ले कार्ड बनाया जाए और फिर विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहा जाए, तो यह सबसे उपयुक्त तरीका होगा खाद्य श्रृंखलाओं को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन है तीसरा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे करके सीखेंगे तो उससे उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी और उसके माइंड में फिट हो जाएगी कि ऐसा करना जो है उनके लिए सही है। अगला है डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, गलत। पानी साफ करने के लिए, इसके लिए भी गलत। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है कि जो मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है वो किस लिए रखा जाता है, ताकि टाइम पे जो है पानी में हम ऑक्सीजन की मात्रा को घोल सकें, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है जब वो ऑक्सीजन से अपना जो है सांस लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उसमें हवा पंप से जो है उसमें पंप भरते हैं, जिससे ऑक्सीजन अधिक से मात्रा में उसमें घुल जाए। अगला है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? पहला तो इसमें से समझ में आता है आपको कि जो सी ऑप्शन है तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसमें दिया है कि मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। तो अगर दांतों के क्षय होने से बचाना है तो पहला काम यही करना पड़ेगा, हमें मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। फिर आता है इनेमल कम ना हो तो इसके लिए ब्रेसेज पहने, तो ऐसा सभी के लिए जो है संभव नहीं है। तो ऐसा सभी के लिए संभव नहीं है। अगर पहला देखें तो दिन में 2 बार ब्रश, तो दिन में दो बार ब्रश कर सकते हैं खाना खाने के बाद, तो ये भी सही है। और फिर ये बी ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल। डी ऑप्शन हर खाने के बाद कुल्ला करें, तो ये भी सही है। तो ए सी डी किस में है? ए सी डी ए सी दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, जिसमें ए सी डी ए तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर केवल बी ऑप्शन गलत है। अगला है नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ज़मीन पर रहने वाले जंतु, ये जो है वो ज़मीन पर रहने वाले जंतु, और ये क्या है? पानी में रहने वाले जंतु, और ये क्या है? अंडे देने वाले जीव जंतु। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ ज़मीन पर भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, और अंडे देता है या नहीं देता है, बताइए। तो मगरमच्छ जो है वो अंडे देता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही होगा।
पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि मछली जो है वो केवल पानी में ही रह सकती है, ज़मीन पर नहीं रह सकती है। शार्क ये भी जो है ज़मीन पर नहीं रह सकता। ईल ये भी जो है अगर ये ज़मीन पर रहता है तो अंडे जो है नहीं देती है। ये हमें पता नहीं ईल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, क्योंकि मगरमच्छ तीनों को। अगला है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है। वृद्धि और भोजन बनाना। तो भोजन बनाना केवल पेड़ पौधे करते हैं, जीव जंतु तो आश्रित होते हैं। दूसरा है प्रजनन और भोजन बनाना, तो फिर भोजन आ गया तो ये गलत है, पहला दूसरा तो गलत है। तीसरा है प्रजनन और अंकुरण, तो जीव जंतुओं में अंकुरण नहीं होता, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बचता है जो बिल्कुल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में वृद्धि और प्रजनन जो होता है दोनों होता है। तो ये दोनों में यही समानता है कि वृद्धि और प्रजनन। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया, और एनीमिया किससे होता है, एनीमिया की कमी, लौह की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है निकट रूप से संबंधित है एक दूसरे से, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप पढ़ के समझ गए होंगे यहाँ क्या पूछ रहा है यहाँ पर। अगला है हमारा, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो चौथा है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें जो है खनिज रहित हो जाता है। जब भी हम पानी को उबालते हैं तो उसमें जो खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खनिज, तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, मछली मर जाते हैं जब उन्हें गर्म पानी में रखते हैं। मतलब गर्म पानी करने के बाद उसको फिर कमरे के तापमान में ठंडा करके जब रखते हैं मछली को तो वो मर जाती, क्योंकि उसमें खनिज तत्व जो है ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता वो, तो धीरे धीरे वो मर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसके बारे में, चांद की सतह के बारे में। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, तो समतल तो नहीं होता है, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गह्वर मतलब गड्ढे, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमने इसको पढ़ा चुका चंद्रमा के बारे में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ होते हैं, चांद की यही विशेषता है, सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है चांद की विशेषताओं का। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल सही होगा। चांद पर न पानी होते हैं, गहरे गह्वर मतलब गड्ढे होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो ये सही व्याख्या कर रहा है, विशेषताएं बता रहा है चांद की। अगला है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर
पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो आप पढ़ते हुए समझ में आ गए, ये मलेरिया के लिए होगा। देखते हैं क्या इसमें दिया है। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर, दूसरा है चेचक और मलेरिया। तो चेचक आ गया इसमें, तो बिल्कुल गलत है दूसरा ऑप्शन। डेंगू और आई फ्लू, तो ये भी गलत है। टाइफाइड और हैजा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि डेंगू और जो इंसेफ्लाइटिस बोला जाता है, जापानी मस्तिष्क ज्वर, तो इसी से फैलता है कि आप अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, पानी इकट्ठा रखेंगे तो क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे, तो उससे डेंगू मलेरिया रोग पैदा होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा और फौना बोलते हैं। फ्लोरा किसको बोलते हैं, वनस्पति जात को, और फौना प्राणी जात को। के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह किसमें विद्यार्थियों की सहायता करेगा, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में उन्हें मदद मिलेगी। जब भी वो वातावरण में आएंगे, बाहरी वातावरण, तो उनके जो कक्षा में पढ़ाया हुआ चीज़ होगा वो उससे जोड़ कर देखेंगे और उन्हें उस चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए टाइम टाइम पर जो है शिक्षार्थियों का भ्रमण जो है वो कराते रहना चाहिए। तो इस तरह ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, कक्षा में पोषण प्रकरण देने के लिए, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री मतलब भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, सभी ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, तो लेकिन सटीक आंसर क्या है इसमें तीसरा ऑप्शन जो है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अगर पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ाना है या बताना है शिक्षार्थियों को, तो हमें ऐसे भोजनों का उदाहरण देना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और उसके बारे में बताना चाहिए कि इसके खाने से क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। अगला है, शामिल करना, एंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार करना, एलोबरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षा से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES हैं। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 ES क्या क्या हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवैल्यूएट। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ES में से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। तो ये किससे संबंधित है, कि कौन सा शामिल नहीं है। इंगेज का मतलब होता है
शामिल करना। और एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? खोजबीन करना। तो यहाँ पर खोजबीन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि बीज को क्या करना है, रात भर पानी में रखना है और उन्हें सूती गीले कपड़ों में रखना है। फिर 2 दिन बाद अवलोकन करना है, उसके परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जो है, जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, विस्तार देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह जो इसमें व्याख्या करना, एक्सप्लेन और विस्तार, एलोबरेट और मूल्यांकन करना, ये तीनों चीज़ उसमें शामिल हैं। जो वो 3 प्रक्रिया कर रहे हैं वो इसमें शामिल है, लेकिन इंगेज और एक्सप्लोर को छोड़कर इसमें कोई खोजबीन वाली प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 की बात करें हम, तो यही ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। ये शामिल नहीं है, 5 ES में ये शामिल नहीं है, तो 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक कक्षा के अनुभव को पेट्रोलियम और एक कक्षा के अनुभाग को पेट्रोल और कोयले के भंडारणों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहुत उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से के अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं वो शिक्षण के लिए बेहतर माना जाता है। इससे क्या होती हैं, हमारी सारी इंद्रियां क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं जब हम दृश्य श्रव्य TLM का प्रयोग करके शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, या सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तिकार देना, तो अतिरिक्त बिल्कुल बोझ नहीं डालना है। ये भी नहीं जांच करना कि वो विद्यालय नियमित रूप से आ रहे हैं, क्योंकि हमें सुधार करना है उनमें। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन दूसरा देखें, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की क्या करना, पहचान करना, फिर उसी के अनुसार जो है उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करना। यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, फिर उनका संपादन करना, फिर अंक योजना लिखना। दूसरा देखते हैं, डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है फिर प्रश्न लिखना। यहाँ पर गलत है, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के बाद ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, फिर प्रश्न लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर दो गलत हो गया। तीसरा प्रश्न, पहले पर प्रश्न आ गया, पहले डिज़ाइन हमने तैयार ही नहीं किया, प्रारूप हमने तैयार ही नहीं किया, पहले प्रश्न ही लिखना चालू कर दिया। चौथा भी प्रश्न से स्टार्ट है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब भी प्रश्न पत्र बनाना होता है तो पहले
पहले हम रेखा बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं कि हमें किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन उठाना है। फिर उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। फिर हमें स्टार्ट करना है कि प्रश्न कैसे कहाँ कहाँ से प्रश्न लेना है, प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका संपादन करेंगे। फिर संपादन जब हो जाएगा प्रश्न पत्र का, फिर अंक योजना हम बनाएंगे, किस पर कितना अंक हमें देना है। तो पहला ऑप्शन इस तरह बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थे हमारे 30 ईवीएस के क्वेश्चन जो 2012 में आए हुए थे सीटेट में। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हमारा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो यहाँ पर पढ़कर क्या समझ में आ रहा है? पहला ऑप्शन है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, क्योंकि उसने क्या कहा कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ। यहाँ पर मैं और मुझे अच्छे तरीके से उसने उपयोग किया है। तो सर्वनाम का प्रयोग वो करना जानती है। किस आधार पर? लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर। उसने क्या किया? वाक्य सही बनाया कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर सही से आप उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ऑप्शन जो है आप ज़रूर ढूंढ लेंगे। अगला है भाषा नियमों की जानकारी से निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है। तो केवल विद्यालयों में सीखी नहीं जाती भाषा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो यहाँ पर सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन नहीं करती है, क्योंकि ये भाषा है, ना कि व्याकरण हमें सिखाया जा रहा है, भाषा की बात की गई है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो तीसरा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भाषा क्या होता है? अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की एक क्या होती है? नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो इसीलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। तो जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय, मतलब जब निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो है भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो अभ्यास होते हैं उन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और विषय वस्तु पर तो ध्यान ज़्यादा रहता ही है। लेकिन जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है पाठों की संख्या, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक बनाते समय हमें कभी भी पाठ्य पुस्तकों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा सही होगा। इसने कहा कि सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ये पाठों की संख्या जो है सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। अगला है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन की बात करें तो ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस पर आप विचार करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही होगा, जो भाषा अर्जन और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है। तो आप कमेंट करिए जल्दी। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है आप पढ़ के समझ गए होंगे कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो ऐसा कहना गलत है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भाषा जब हम सीखते हैं तो हम अनुवाद का सहारा ज़रूर लेते हैं। तो यही तीसरा ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा और उसे हमें चुनना था कि इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। तो तीसरा गलत है, यही सही है। और ये जो पहला सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो सांस्कृतिक विभिन्नता महत्वपूर्ण कारक हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से ही बनती हैं, ये भी सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, का संवेदनशीलता। तो यहाँ क्या है, पूछा है कि सबसे कम महत्व किसको देंगे। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का हम महत्व देंगे बहुभाषिक कक्षा में। विभिन्न प्रकार के सामग्री से समृद्ध वातावरण, ये भी सही है। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है हमारा कि बच्चों में सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो बहुभाषिक कक्षा में ऐसा नहीं करना चाहिए कि दो भाषाओं के बीच अंतर क्या है, समानता क्या है, उसका विश्लेषण करना, ये करना गलत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, सबसे कम महत्व देना चाहिए इस पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों को किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियों और कविताओं में? तो ये कहना गलत है कि केवल कविता और कहानी हो। विदेशी साहित्य की रचनाएं भी करना गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पढ़ते ही समझ में आ गया कि यही ऑप्शन सही होगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें जो रचनाओं का स्थान दिया जाता है तो कैसा होना चाहिए? बच्चों के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और भाषा की अलग अलग छटाएं भी होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना। यहाँ पर कहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो जब भी कंठस्थ वाली बात कहीं पर भी आ जाएगी, मतलब रटने वाली बात, तो वहाँ पर वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, निगेटिव आंसर होगा वो। तो यहाँ पर शब्द को देखते ही समझ में आ गया कि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए द्वितीय भाषा शिक्षण में कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना या कंठस्थ करना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा,
ये पूछा था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है द्वितीय भाषा शिक्षण में, तो तीसरा नहीं है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? किसका मूल्यांकन? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय। व्याकरणिक नियमों का, तो केवल व्याकरणिक नियमों का हम जो है महत्व नहीं देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, तो केवल काव्य सौंदर्य भी नहीं देखेंगे, न केवल व्याकरणिक नियम देंगे, निबंध लिखने की योग्यता भी नहीं देखेंगे। सबसे सही और सटीक आंसर है सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व हम देंगे कि बच्चा जो है किस तरह सीख रहा है, तो और जो सीखना था क्या उस उद्देश्य तक वो पहुँचा कि नहीं, जिस उद्देश्य से हिंदी भाषा वो सीख रहा था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? किसका आकलन करना है? भाषिक क्षमता का। उसका सबसे उचित तरीका क्या है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तो परिभाषा केवल करने से कुछ नहीं होगा, उसकी क्षमता का, भाषिक क्षमता का आकलन नहीं होगा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए तो इससे भी नहीं होगा। जब हम उसका प्रयोग कराएंगे तो वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि उसकी भाषिक क्षमता क्या है, क्या उस भाषा में कितना वो समझ चुका है, मतलब कितना उस भाषा को वो जान चुका है, कैसे हमें प्रयोग करना है। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगर बच्चे की भाषिक क्षमता को जानना होगा तो उसे कई सारे उदाहरण दे के उसके प्रयोग करने के लिए उनसे कहना होगा, तभी उनकी भाषिक क्षमता का हम पता कर पाएंगे। अगला है बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, सही है ये। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, ये भी प्रभावी तरीका है। बातचीत करना, ये भी प्रभावी है। तो दूसरा ऑप्शन जो है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे कम प्रभावी है दूसरा, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। अपने अनुभवों को वर्णन करना, दूसरे से कहना, ये भी उचित है। संवाद, वाद विवाद करना, ये भी सही है। लेकिन व्याकरण आधारित रचना का जो है अभ्यास करना, ये बिल्कुल जो है बहुत कम प्रभावी तरीका है मौखिक अभिव्यक्ति का। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा जो पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर बच्चे को भाषा सीखना है तो उसका जो वातावरण होना चाहिए, भाषिक वातावरण, वो पूरी तरह समृद्ध होना चाहिए। मतलब भाषिक वातावरण के अंतर्गत आने वाले जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो जो है पूरी तरह से उन्हें समृद्ध होना चाहिए, ताकि जब बच्चा उनसे संवाद करे या बातचीत करे या वाद विवाद करे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है भाषा से संबंधित योग्यता है। तो इस तरह पहला ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो ऐसे वातावरण में जब हम भाषा सीखेंगे तो वो अच्छे तरीके से हम सीख सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, किसको? दृष्टिबाधित बच्चों को, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनको भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों के निर्माण किया जाना, ये भी गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते, इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है आप देखिए, क्योंकि जब वो देख ही नहीं सकते तो हम किस चीज़ का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे? मौखिक भाषा का उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है,
भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुभाषिकता क्या होती है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आप एक भाषा सीखते हैं तो दूसरी भाषा जब सीखते हैं तो पहली भाषा क्या करती है? उस भाषा को सीखने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करती है। तो इसलिए भाषा क्या है? सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है। तो इसलिए बहुभाषिकता जो होती है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है दूसरी भाषा को सीखने के लिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चारों कौशलों का मतलब क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशल के साथ आते हैं, कोरिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है सही लग रहा है, क्योंकि यही सही व्याख्या कर रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्योंकि वो विद्यालय पहली बार आते हैं और उससे पहले वो कहाँ रहते थे? अपने परिवार में, अपने समाज के लोगों से मिलते जुलते थे। उनमें जो व्यवहारिक कुशलता है उसी के साथ वो विद्यालय आते हैं। उन्हीं से जो अपनी भाषा का विकास वो किए हैं, वो नियमबद्ध व्यवस्था के साथ आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। अब 106 से 114 गद्यांश हैं। गद्यांश आप पढ़ के समझ सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा 15 से 20 जो है वो कविता को पढ़कर देना होता है। तो इसको आप अपने तरीके से समझकर दे सकते हैं। तो इतने थे हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 आप पद्यांश और कविता से कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।